हेलो गाइस, माय नेम इज श्रवण एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निरोक्स एसएस। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे ये जो चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसका हम फोर्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, ये वाले लेक्चर वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट में देखा था हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलकर बनता है। तो इसमें हमारा पहले तो एलिमेंट्री कैनाल रहेगा जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलेंगे, और इसके साथ साथ एसोसिएटेड हमारी कुछ ग्लैंड भी रहेंगी जो कि इसके सीक्रेशन रिलीज करती है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, और वहां पर हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है। इसमें एंजाइम भी हो सकते हैं, कुछ यहाँ पर मक्खस वगैरह भी हो सकते हैं, और भी कई चीजें हो सकती है, और भी कुछ और केमिकल हो सकते हैं। जैसे कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड में हम देखेंगे थायोसाइनेट करके एक हमारा केमिकल रहेगा, तो वो हमारा एंटी माइक्रोबायल एजेंट रहेगा। तो ये सारी जो सीक्रेशन रहता है ये हमारे किसके थ्रू होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। जिसके थ्रू हमारे ये सीक्रेशन होते हैं इसको हम बोलेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमने हमारा जब सिस्टम देखा था, हमने देखा था हमारा पहले तो यहाँ पर हमारा ओरल कैविटी रहता है, ओरल कैविटी ओपन होता है। आगे हमने फेरिंग्स में देखा, ओरल कैविटी ओपन होता है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स का दो ओपनिंग, एंटीरियर ओपनिंग जो कि ग्लोटिस के अंदर होगा, और पोस्टीरियर ओपनिंग यहाँ पर हमारा इस तरीके से ये पोस्टीरियर ओपनिंग रहेगा, और ये इसोफेगस बनाएगा। इस तरीके से ये इसोफेगस, और इसोफेगस हमारे ये थोरेक्स और सर्विक्स और थोरेक्स में से जाके हमारा स्टमक के अंदर ये ओपन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर दूसरा हमारा स्टमक रहेगा, इस तरीके से यहाँ पर हमारा स्टमक रहेगा। अब हमारा ये जो स्टमक रहेगा ये हमारा इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है। ये आगे हमने देख लिया है, ये हमारा सी शेप इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है, और इसमें ये स्टार्टिंग के जो सी शेप पार्ट है इसको हम बोलेंगे डियोडिनम। आगे हम देखते हैं, बट ये आपने देख लिया है तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हमारा डियोडिनम जो रहेगा हमारा दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जिसको हम जेजोनम बोलेंगे, तो इसके अंदर ओपन होता है, जो कि बहुत सारे ऐसे फोल्डिंग में रहता है। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे फोल्डिंग में हमारा ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रहेगा, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट आपको पता होंगे, फर्स्टली हमारा डियोडिनम, उसके बाद जेजोनम, और तीसरा हमारा इलियम। और ये इलियम जो रहेगा वो ओपन होगा इस तरीके से आगे लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसमें हमारा इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन जो रहेगा जिसका डायमीटर करीब, यहाँ पर लेंथ हमने बात की थी, लेंथ हमारा 1.5 मीटर लार्ज इंटेस्टाइन का था, और इसका डायमीटर 7.5 सेंटीमीटर। तो ये आपको समझना है। अब यहाँ पर हमारा ये इलियम पार्ट, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट जो कि ओपन होता है यहाँ पर एक सॉल्वेंट पार्ट के अंदर, जिसको हम बोलेंगे सिक्कम, जो ओपन होता है यहाँ पर इलियोसिकल वाल्व के थ्रू। ये हमने आगे सारी चीज देख ली है। इसके बाद यहाँ पर हमारा ये लार्ज इंटेस्टाइन जो कि ये इसका अपेंडिक्स पार्ट रहेगा, ये सिक्कम पार्ट, और ये हमारा कोलन पार्ट। और ये कोलन पार्ट इस तरीके से हमारा पूरा एब्डोमेन में कवर करते हुए आगे ओपन होगा रेक्टम में, हमारा एक सेक स्ट्रक्चर जिसको हम रेक्टम बोलेंगे। तो ये हमारा रेक्टम हो गया, और रेक्टम आगे ओपन होता है इस तरीके से एनस के अंदर। तो ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमने देख लिया था। अब यहाँ पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ हमारी कुछ ग्लैंड रहेगी जो कि हमारे ये डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करेंगी। इसका सीक्रेशन रहेगा वो डाइजेस्टिव, हमारा पूरा डाइजेशन प्रोसेस है इसके अंदर हेल्प करेगा। तो इसमें कौन सी ग्लैंड, तो यहाँ पर हमने देखा था ग्लैंड में हमने देखा था फर्स्टली हमारे सलाइवरी ग्लैंड की हमने तीन पेयर देखी थी, जिसमें हमारे फर्स्टली यहाँ पर तीन पेयर में कौन सी, तो यहाँ पर फर्स्टली हमारी पैरोटिड रहेगी, दूसरी यहाँ पर पेयर रहेगी, इसको हम सबलिंग्यूनल बोलेंगे, और तीसरी पेयर थी इसको हम बोलेंगे सबमैंडिब्यूलर। तो ये हमने आगे देख लिया था, इसको हम डिटेल में देखने वाले, बट अभी के लिए आप समझो ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड। इसके बाद दूसरी हमारी जो ग्लैंड थी वो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड। यहां पर हमारा ये स्टमक पार्ट है, ये हमारा स्टमक पार्ट है, और ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये भी कुछ हद तक हमारे कुछ इसके सीक्रेशन रहेंगे जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो इसको भी यहाँ पर हम हमारे ये जो ग्लैंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड इसके अंदर गिनेंगे, क्योंकि इसके कुछ सीक्रेशन रहेंगे जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर दूसरी हमारी जो ग्लैंड
रहेगी, इसको हम बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसमें हमारा मेनली हमारा जो रहेगा स्टमक और दूसरा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हमारे दो गैस्ट्रिक ग्लैंड होगी। इसके बाद हम देखेंगे तो हमारा ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के अलावा तीसरा हमारा लीवर रहेगा। तीसरा लीवर रहेगा। लीवर में आगे हम लीवर को भी डिटेल में देखने वाला है। तो ये हमारा लीवर हो गया। इसके बाद फोर्थ हमारा ग्लैंड रहेगा, इसको हम बोलेंगे पेनक्रियास। पेनक्रियास बोलेंगे। तो आपको ये याद रखना है, ये हमारे सारे ग्लैंड हो गए। अब यहाँ पर हमारे ये जो सारी ग्लैंड रहती है, पहले हम थोड़ा सा जनरल में ओवरव्यू में हम समझ लेते हैं। हमारी ये जो सारी ग्लैंड रहती है वो लोकेटेड कहां पर होती है? तो यहाँ पर हमने देखा सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पर हमारे जो ओरल कैविटी रहती है, जैसे कि इसका सिक्रेशन रहेगा। ये हमारे पूरा फेस है, तो फेस के अंदर हमारे जो ये 3 पैर रहेगी, इसमें हमारी जो पैरोटिड रहेगी वो यहाँ पर हमारे चिक्स के अंदर रहेगी। और इसके बाद हमारे सबलिंगुअल यानी कि हमारे जो टंग है, टंग के जस्ट नीचे रहेंगे, यानी कि जस्ट अंडर द टंग। इसके बाद सब मैंडिबुलर हमारा ये जो बोन है इसको हम मैंडिबल बोलेंगे। और ये हमारे मैंडिबल के जस्ट नीचे यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी हमारी सब मैंडिबुलर। तो ये इसका जो सीक्रेशन रिलीज करेगी यहाँ पर ओरल कैविटी के अंदर, ओरल कैविटी में, यानी कि ये फेस के अंदर हमारी ये सलाइवरी ग्लैंड जो कि फेस के अंदर प्रेजेंट रहती है, फेस में रहती है। यानी कि इस तरीके से यहाँ पर जैसे कि हमारा पैरोटिड ग्लैंड हो गया, इसके बाद यहाँ पर हमारा सबलिंगुअल हो गया, हमारा ये टंग है, टंग के जस्ट नीचे सबलिंगुअल, और यहाँ पर मैंडिबल बोन रहेगा। तो मैंडिबल बोन के नीचे जस्ट यहाँ पर हमारा ये जो रहेगा इसको हम बोलेंगे सब मैंडिबुलर। तो इस तरीके से हमारे ये जो रहेंगे इसको हम सलाइवरी ग्लैंड बोलेंगे। इसके बाद हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड तो आपको पता ही है, हमारा ये जो स्टमक एंड हमारा इंटेस्टाइन, तो इसका इनर लाइनिंग जो रहेगा वो हमारा एपिथेलियल टिश्यू का रहेगा। तो ये एपिथेलियल टिश्यू रहेगी, वो भी इसमें कुछ जो सेल रहेंगे वो हमारे ग्लैंडुलर सेल रहेंगे जो कि कुछ सिक्रेशन करेंगे, और वो सिक्रेशन अलग अलग टाइप के सेल रहते हैं। तो इसको हम बाद में इसको जब देखेंगे तब यहाँ पर समझ लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा लीवर, तीसरा हमारा लीवर। तो लीवर कहाँ पर रहता है? तो हमारा स्टमक का अगर हम कहाँ पर रहता है तो इसको हम देखें तो हमारा स्टमक रहता है हाइपोकॉन्ड्रियम। इसमें हमारे जैसे कि हम ये एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हैं, तो हमारा जो एब्डोमेन रहेगा, एब्डोमेन में हमने 9 पार्ट में इसको डिवाइड किया था। इसमें हमारा जो यहाँ पर एपिगैस्ट्रिक फोसा, बीच में हमारा जो अपर पार्ट रहता है, इसमें जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से हमने ये एब्डोमेन है, तो एब्डोमेन को इस तरीके से 9 पार्ट के अंदर हमने डिवाइड किया। तो हमारा ये जो पार्ट है ये हमारा एपिगैस्ट्रिक फोसा रहेगा, एपिगैस्ट्रिक फोसा या एपिगैस्ट्रियम बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा इसके एपिगैस्ट्रिक फोसा के जो लेफ्ट साइड रहेगा तो इसको हम बोलेंगे, लेफ्ट साइड को हम बोलेंगे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। और यहाँ पर राइट में रहेगा, इसको हम बोलेंगे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो आपको याद रखना है ये हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो यहाँ पर हमारा जो स्टमक रहेगा, मेनली इसका जो लोकेशन रहेगा ये हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड एपिगैस्ट्रिक फोसा के अंदर रहेगा। तो ये आपको समझना है। अब यहाँ पर ये जो हमारा लीवर, तो लीवर कहां पर रहेगा? तो लीवर यहाँ पर हम देखें तो हमारा ये जो स्टमक रहेगा इसके जस्ट राइट साइड में प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि हम ये एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े तो हमारा यहाँ पर स्टमक रहेगा, और स्टमक के जस्ट लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में हमारा रहेगा लीवर। तो ये लीवर इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पर इस तरीके से हमारा लीवर रहेगा। तो ये हो गया लीवर, ओके, ये हमारा हो गया लीवर। इसके बाद यहाँ पर ये लीवर हो गया। इसके बाद पेंक्रियास, तो पेंक्रियास कहां पर रहता है? तो पेंक्रियास यहाँ पर हमने सी शेप डियोडिनम देखा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट जिसको हम बोलेंगे डियोडिनम। तो ये डियोडिनम के अंदर यहाँ पर रहता है हमारा, इस तरीके से रहता है हमारा पेंक्रियास। तो ये हो गया हमारा पेंक्रियास। ये क्या है? तो ये हमारा लीवर है, ये हमारा पेंक्रियास है, पेंक्रियास है। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन है या डिफिकल्टी है तो प्लीज अभी कमेंट पे, जो भी टाइम है तो वहां पर टाइम पे आप कमेंट कर दीजिए, ताकि उसका मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और इसके साथ साथ ये जो वीडियो है इसको लाइक भी कर दे, तो मेरे को भी ये वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। सो यहाँ पर फर्स्टली जो हमारा ये हमने देखा लीवर एंड पेंक्रियास, तो ये इसका जो लोकेशन है आपको समझ में आ गया।
ओके, अब हमारा ये जो सारी ग्लैंड है इसको हम वन बाय वन देखने का ट्राई करते हैं। फर्स्टली यहाँ पर इसमें से हम देखेंगे ओरल कैविटी में हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड रहती है इसको हम देखेंगे। ओरल कैविटी में हमारी सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवरी ग्लैंड पहले तो हम समझ लेते हैं। सलाइवरी ग्लैंड रिलीज देयर सीक्रेशन, इसका जो सीक्रेशन रहेगा इसको हम बोलेंगे सलाइवा। इसका सीक्रेशन रहेगा इसको हम बोलेंगे सलाइवा, और ये सलाइवा हमारे ओरल कैविटी के अंदर रिलीज होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा है, यहाँ पर हमारी ये 3 टाइप की पेयर रहती है, 3 पेयर में रहती है, 3 पेयर में रहती है, जिसमें हमारा पैरोटिड ग्लैंड, उसके बाद सब लिंग्यूनल, सब मैंडिबुलर, इसको हम सब मैक्सिलरी भी बोलेंगे, सब मैंडिबुलर को सब मैक्सिलरी भी बोलेंगे, सब मैक्सिलरी भी बोलेंगे। तो आपको ये याद कर लेना है। इसमें 3 पेयर कौन सी, तो यहाँ पर पैरोटिड, उसके बाद दूसरा हमारा जो पेयर रहेगा इसको हम बोलेंगे सब लिंग्यूनल, यानी कि हमारा पैरोटिड जो रहेगा चीक में रहेगा। कहां पर रहेगा? चीक में रहेगा, जस्ट फ्रंट ऑफ ईयर। जैसे कि यहां पर हमारा ये ईयर है, इस तरीके से ये हमारा ईयर है, तो ये ईयर के जस्ट आगे, यानी कि ये हमारा जो चिक्स रहेगा, चिक्स में यहां पर हम दिखाते हैं, जैसे कि ये हमारा ईयर है, तो ईयर के जस्ट आगे, यानी कि यहां पर चिक्स में प्रेजेंट रहेगा हमारा पैरोटिड ग्लैंड। तो ये हमारा हो गया चिक्स के जस्ट, ईयर के जस्ट आगे, और चिक्स में प्रेजेंट हो गया हमारा पैरोटिड ग्लैंड, जो कि हमारा मेन ग्लैंड रहता है। हमारा सलाइवरी ग्लैंड में मेन ग्लैंड रहता है, तो आपको ये समझना है। तो इस तरीके से ये हमारा पैरोटिड हो गया, जो कि चीक में जस्ट फ्रंट ऑफ द ईयर रहता है। इसके बाद सब लिंग्यूनल कहां पर रहेगा? तो हमारा यहां पर हमने देखा हमारा मस्कुलर ऑर्गन टंग, जो कि हमारा ये पूरा फ्लोर है ओरल कैविटी का, उसके साथ फ्रेनुलम के थ्रू जुड़ा रहता है। यहाँ पर फ्रेनुलम के थ्रू ये जुड़ा रहेगा, तो आपको ये समझना है। तो हमारा ये टंग के जस्ट नीचे जो भी हमारी सलाइवरी ग्लैंड का पेयर रहेगा इसको हम बोलेंगे सब लिंग्यूनल। ये आपको याद करना है, इसको हम बोलेंगे सब लिंग्यूनल, जो कि प्रेजेंट रहेगा जस्ट अंडर द टंग। हमारी जो टंग रहती है, टंग के जस्ट नीचे प्रेजेंट रहता है, ये हमारा सब लिंग्यूनल। ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा जो ग्लैंड है इसको हम बोलेंगे सब मैंडिबुलर, जो कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। हमारा जो मैंडिबल बोन रहता है, ये हमारा मैंडिबल बोन है। हमारा जो लोअर जो बनाता है हमारा मैंडिबल बोन, तो ये लोअर जो में हमारा मैंडिबल बोन के जस्ट नीचे, यानी कि हमारा ये जो पार्ट है इसमें प्रेजेंट रहेगा हमारा ये सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, जिसको हम सब मैक्सिलरी भी बोलेंगे। तो इसको हम बोलेंगे जस्ट अंडर द मैंडिबल बोन। तो ये आपको तीनों पेयर आपको समझ में आ गए। यहाँ पर हमारा ये जस्ट टंग के जस्ट नीचे ये हमारा क्या हो गया? ये हमने पैरोटिड देखा, फर्स्ट वाला हमारा पैरोटिड। उसके बाद दूसरा हमारा टंग के नीचे ये हमारा सब लिंग्यूनल, तो हमारा दूसरा हमारा सब लिंग्यूनल। और तीसरा हमारा कौन सा? तो हमारा सब मैंडिबुलर। तो सब मैंडिबुलर यहाँ पर हमारा ये मैंडिबल बोन रहेगा, और इसके नीचे यहाँ पर ये हमारा सब मैंडिबुलर, जिसको हम सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं। अब यहां तक आपको ये सारी 3 पेयर समझ में आ गई। इसके बाद हम देखें तो इसका सीक्रेशन हमने क्या बोला? इसका सीक्रेशन बोला हमने सलाइवा, जो कि हमारे ये ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। सलाइवा which are responsible for digestion in oral cavity, which are responsible for digestion in oral cavity, हमारी जो ओरल कैविटी रहती है इसके अंदर डाइजेशन के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल, जो भी डाइजेशन प्रोसेस होगी, इसमें हमारा जो स्टार्च रहेगा, मेनली हमारा जो स्टार्च रहेगा वो डाइसेकेराइड या उसके कुछ जो छोटे पार्ट रहेंगे इसके अंदर ये कन्वर्ट होगा। तो इसमें जो भी एंजाइम रहेंगे इसको हम एमाइलेज आगे देखने वाले, बट ये सलाइवा रिस्पॉन्सिबल रहती है हमारे जो भी डाइजेशन होता है ओरल कैविटी के अंदर, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। इसके बाद हम देखें तो हमारे ये सलाइवा जो रहेगा, ये सलाइवा के अंदर क्या रहेगा? तो
कंटेंट, ये कंटेंट ऑफ सलाइवा, सलाइवा का कंटेंट क्या रहता है? तो यहाँ पर हमारा जो सलाइवा रहेगा, सलाइवा के अंदर मेनली तो हमारा वाटर रहेगा, इसके अलावा कुछ एंजाइम भी रहेंगे। मेनली हमारा यहाँ पर वाटर रहेगा, मेनली वाटर रहेगा, इसके अलावा यहाँ पर कुछ एंजाइम भी रहेंगे, एंजाइम भी रहेंगे। एंजाइम में हमारा स्पेशली एमाइलेज, एमाइलेज आपको पता है एमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है? तो एमाइलेज डाइजेस्ट करता है हमारे एमाइलोपेक्टिन और एमाइलेज को। तो आपको ये समझना है, एमाइलोज जिसको हम स्टार्च बोलेंगे, तो हमारा ये स्टार्च रहेगा, इसके अंदर एमाइलोज भी रहेगा और एमाइलोपेक्टिन भी रहेगा। तो ये दोनों को डाइजेस्ट करता है हमारा एंजाइम एमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी बोलेंगे, जिसको हम टाइलिन भी बोलेंगे। तो आपको ये भी याद रखना है टाइलिन क्या होता है? तो हमारा सलाइवे के अंदर जो भी एंजाइम रहेगा एमाइलेज, इसको हम बोलेंगे टाइलिन। इसके अलावा कुछ और चीजें भी रहेंगी, जैसे कि सेल्ट हैं, कुछ सेल्ट हैं जिसमें हमारे, जैसे कि हम बात करें जैसे कि हमारा सोडियम क्लोराइड है, तो ये सारे इसके अंदर रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर NaCl, तो इसके अंदर ऐसे सेल्ट भी कुछ रहेंगे। इसके अलावा म्यूसिन भी रहेगा, और इसके अलावा एक और केमिकल रहता है जिसको हम बोलेंगे थायोसाइनेट। क्या बोलेंगे? थायोसाइनेट, थायोसाइनेट। हमारा ये थायोसाइनेट जो है ये हमारा एंटी माइक्रोबायल एजेंट है, एंटी माइक्रोबायल एजेंट है। एंटी माइक्रोबायल एजेंट क्या होता है? तो एंटी माइक्रोबायल एजेंट इसको हम बोलते हैं जो हमारे, जैसे कि हमारे बॉडी में जो हमने खाया, तो इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया या वायरस वगैरह आ गया है, यानी कि हमारे फॉरेन पार्टिकल आ गया बॉडी के अंदर या हमारे फूड के अंदर, तो इसको यहाँ पर मारने का काम करेगा, इसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा हमारा ये थायोसाइनेट केमिकल। ये हमारा एक टाइप का केमिकल है जो कि हमारे जो भी फॉरेन बॉडी या फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन रहेंगे, तो इसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, जिसमें हमारे मेनली वायरसेस एंड बैक्टीरिया रहेंगे। तो आपको ये समझना है। तो ये हो गया हमारा कंटेंट ऑफ सलाइवा, ये आपको समझ में आ गया। इसके अलावा यहाँ पर हमारा ये जो सलाइवा रहेगा, इसका पीएच क्या रहेगा? तो ये पीएच अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपको लिखना है 6.8, यानी कि स्लाइटली एसिडिक रहेगा, इट इज स्लाइटली एसिडिक रहेगा। तो ये आपको समझना है, हमारा इसका सलाइवा का जो पीएच रहेगा वो स्लाइटली एसिडिक रहेगा, यानी कि 6.8 पीएच रहेगा। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा पूरा सलाइवरी ग्लैंड। ये आपको समझ में आ गया। अगर आपको नोट करना है तो आप कर लीजिए, ये हमारा पूरा सलाइवरी ग्लैंड। इसके अलावा आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है, तो आपको ये समझ के आप नोट कर लीजिए, और आपको ये प्रिपरेशन भी ऐसा ही करनी है। सो यहाँ पर ये हो गया हमारा सलाइवरी ग्लैंड। इसके बाद दूसरा ग्लैंड जो रहता है इसको हम बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। दूसरा हमारा जो ग्लैंड रहेगा इसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलेंगे, जिसमें हमारा स्टमक एंड इंटेस्टाइन दोनों आएंगे। क्या आएंगे? स्टमक एंड इंटेस्टाइन दोनों हमारे कुछ सीक्रेशन करेंगे, जिसको हम बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। सो यहाँ पर सेकंड में हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसमें हमारा मेनली स्टमक एंड दूसरा हमारा कुछ हद तक स्मॉल इंटेस्टाइन भी रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन भी रहेंगे। इसमें हमारे स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ये दोनों की जो इनर लाइनिंग रहती है एपिथेलियल टिश्यू, ये दोनों की इनर लाइनिंग, जिसको हम एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे, एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। तो ये मॉडिफाइड हुए होंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, जिसको हम बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ये आपको समझना है। जैसे कि हमारा ये स्टमक है, तो स्टमक यहाँ पर इसके इनर साइड में, यहाँ पर जैसे कि हम ब्लू पेन से दिखाते हैं, तो इनर साइड में इस तरीके से हमने इसके हिस्टोलॉजी में देखा था। हिस्टोलॉजी में क्या देखा था? हिस्टोलॉजी में हमारा जो ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल रहता है, ये 4 लेयर से मिलकर बनता है। इसमें सबसे आउटर लेयर जो कि सीरोसा है,
इसके बाद दूसरा हमारा जो लेयर रहेगा इसको हम वस्कुलरिस लेयर बोलेंगे, और तीसरा हमारा जो लेयर रहेगा इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सब म्यूकोजा। और लास्ट में फोर्थ हमारा जो इनर लेयर रहेगा, इनर लेयर इस तरीके से यहाँ पर रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे, और ये बहुत सारे ऐसे माइक्रोविली के अंदर प्रेजेंट रहता है, माइक्रोविली या फोल्डिंग में प्रेजेंट रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे म्यूकोजा। तो ये हमारा म्यूकोजा, म्यूकोजा। अब ये म्यूकोजा के अंदर कुछ हमारे ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू रहेंगे। अब ये म्यूकोजा के अंदर हमारे कुछ ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू रहेंगे। म्यूकोजा हमने देखा था, म्यूकोजा किससे बनता है, तो ये एपिथेलियल टिश्यू से, एपिथेलियल टिश्यू से। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो फिर से आप बोल रहा हूं, आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए ताकि इसका मैं आपको आंसर करूंगा। तो ये हमारे ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो भी हमारा म्यूकोजा जो कि ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हुआ है, इसको ही हम बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो आपको ये समझना है ये हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड है। अब इसमें जैसे कि हमारा फर्स्टली हम स्टमक की बात करें, तो ये स्टमक में, जैसे कि ये हमारा स्टमक है, तो स्टमक में इस तरीके से सबसे इनर लाइनिंग हमारा बहुत सारे फोल्डिंग में रहता है। आगे हमने देखा था स्टमक में जो इनर लाइनिंग रहेगा वो बहुत सारे ऐसे फोल्डिंग में रहेगा, जिसको हम रेग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेग बोलेंगे। तो हमारा ये इसके अंदर कुछ हमारे सेल रहेंगे जो कि ग्लैंडुलर सेल, एज ए ग्लैंडुलर सेल रहेंगे, जिसमें हमारे 3 टाइप के सेल, इसमें मेनली 3 टाइप के सेल रहेंगे। फर्स्ट वाला सेल इसको हम बोलेंगे पेप्टिक सेल। क्या बोलेंगे, पेप्टिक सेल, जिसको हम चिप सेल भी बोलेंगे, इसका अदर नाम चिप सेल भी है। पेप्टिक सेल और चिप सेल भी बोलेंगे, चिप सेल भी बोलेंगे, या इसको हम जाइमोजेनिक सेल भी बोलेंगे, जाइमोजेनिक सेल, जाइमोजेनिक सेल, चिप सेल या पेप्टिक सेल इसको हम बोलेंगे। ये हमारे जो सेल रहेंगे मेनली इसका काम क्या है, तो हमारे जो पेप्टिक सेल इसका मेन फंक्शन है, इसका फंक्शन है या इसका सीक्रेशन रहेगा, इसको हम बोलेंगे, इसमें हमारे कुछ एंजाइम रहेंगे, हमारे कुछ एंजाइम रहेंगे जिसको हम प्रो एंजाइम बोलेंगे। इसका फंक्शन रहेगा सीक्रेशन ऑफ प्रो एंजाइम, प्रो एंजाइम। आगे हमने सेल वाले चैप्टर में देखा था हमारे जो कुछ एंजाइम रहते हैं या प्रो एंजाइम रहते हैं, जिसको हम जाइमोजेन्स भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हमारे कुछ ऐसे एंजाइम जो कि प्रो एंजाइम रहेंगे, जिसको हम जाइमोजेन्स भी बोलेंगे, इसको हम जाइमोजेन्स भी बोलेंगे। आगे हमने कौन से चैप्टर में देखा था, बायोमोलिक्यूल में देखा था, हमारे कुछ ऐसे एंजाइम जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, तो इसको हम प्रो एंजाइम बोलेंगे। ये हमारे क्या है, तो हमारे इनएक्टिव एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम है। इनएक्टिव एंजाइम कैसे, तो ये अभी के लिए ये हमारे जो प्रो एंजाइम रहेंगे ये डाइजेशन के लिए कैपेबल नहीं रहते। जैसे कि इसके प्रो एंजाइम के एग्जांपल में हम देखेंगे, इसके एग्जांपल में मेनली हमारा जो स्टमक है इसके अंदर पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, ये जो पेप्सिनोजेन, और इसके अलावा एक दूसरा एग्जांपल है प्रोरेनिन, प्रोरेनिन। तो ये पेप्सिनोजेन जो रहेगा ये हमारा इनएक्टिव एंजाइम रहेगा, जो कि यहाँ पर इसको एक्टिव फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए हमारे पेप्सिनोजेन को यहाँ पर या डाइजेशन करने के लिए हमारे ये पेप्सिनोजेन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो जैसे कि हमारा ये पेप्सिनोजेन है, पेप्सिनोजेन है, तो ये पेप्सिनोजेन को एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट होगा, पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट होगा। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एसिडिक मीडियम चाहिए, तो एसिडिक मीडियम यहाँ पर हमारे एक दूसरे टाइप के आगे हम देखने वाले हैं, जिसको हम बोलेंगे पेरिएटल या ऑक्सेंटिक सेल। तो ये HCl का सीक्रेशन करेंगे। तो हमारा ये HCl क्या करेगा, हमारा जो भी ये स्टमक है इसके अंदर pH को लो ले जाएगा, और ये pH को लो ले जाएगा तो हमारा ये जो पेप्सिनोजेन रहेगा वो पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि हमारा ये पेप्सिनोजेन क्या है, तो ये हमारा प्रो एंजाइम है। क्या है, प्रो एंजाइम। इसको कन्वर्ट करना होता है एक्टिव एंजाइम में, तो ये हमारा एंजाइम है, एंजाइम है। पेप्सिन हमारा एंजाइम जो कि एक्टिवली काम कर सकता है। पेप्सिन का काम क्या है, तो पेप्सिन का काम है हमारे स्टमक के अंदर जो भी हमारे प्रोटीन रहेंगे तो इसको हाइड्रोलिसिस करके पेप्टोन्स या प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट करना।
तो यहाँ पर पेप्सिन क्या करेगा, यहाँ पर हमारे प्रोटीन रहेंगे, इसको ये डाइजेस्ट करेगा और पेप्टोन में कन्वर्ट करेगा, पेप्टोन्स में ये कन्वर्ट करेगा या डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा, तो इसको हम बोलेंगे पेप्सिन। ये पेप्सिन का काम है, ये हमारा एक्टिव पेप्सिन हो गया। ये बाद में हम देखने वाले, इसकी फिजियोलॉजी जब हम देखेंगे तो इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं, बट अभी के लिए आप समझो जैसे कि हमारा ये जाइमोजेंस या प्रोएंजाइम क्या होता है, इसको जाइमोजेंस क्यों बोलेंगे, यहाँ पर हमारे ये पेप्टिक सेल को जाइमोजेनिक सेल क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये हमारे प्रोएंजाइम को सीक्रेट करता है, तो इस वजह से इसको हम जाइमोजेनिक सेल भी बोलेंगे। अब हमारे ये जो पेप्टिक सेल, जो कि यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिखा है, ये प्रोएंजाइम का सीक्रेशन करता है। इसके अलावा दे ऑल्सो सीक्रेट some gastric enzyme like यहाँ पर जैसे कि यह कुछ और भी एंजाइम सीक्रेट करेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पर आगे हम देखेंगे गैस्ट्रिक एमाइलेज और गैस्ट्रिक लाइपेज। तो आपको ये याद करना है, गैस्ट्रिक लाइपेज। तो हमारे गैस्ट्रिक एमाइलेज और गैस्ट्रिक लाइपेज हमारे एक टाइप के एंजाइम रहते हैं, जो कि यहाँ पर हमारे पेप्टिक सेल के थ्रू ये सीक्रेट हुए होते हैं। तो ये भी, इसका एमाइलेज का काम क्या है, एमाइलेज का काम है हमारे जो स्टार्च है इसको ब्रेक डाउन करना, ये हाइड्रोलिसिस करना, और लाइपेज का काम है हमारे जो भी लिपिड रहेंगे, लिपिड को डाइजेस्ट करना। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारे पेप्टिक सेल हो गए। इसके बाद दूसरे हमारे जो टाइप के सेल रहेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑक्सिनटिक सेल। इसको रेड पेन से दिखाते तो आपको आसानी से समझ में आएगा। दूसरे हमारे ऑक्सिनटिक सेल, जिसको हम पेरिएटल सेल भी बोलेंगे, आपको याद रखना है। ऑक्सिनटिक सेल या पेरिएटल सेल जो कि सीक्रेट करते हैं, ऑक्सिनटिक सेल और पेरिएटल सेल क्या सीक्रेट करते हैं, तो HCl एसिड को सीक्रेट करेंगे। किसको सीक्रेट करेंगे, तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जो कि यहां पर आगे हमने देखा था पेप्सिनोजेन, जिससे एक्टिव होता है ये हमारा HCl एसिड। और इसके अलावा HCl एसिड and also secret intrinsic factor, जिसमें मेनली हमारा कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, इसका काम क्या है, तो इसका काम है आगे आप देखने वाले हैं। जब आप समझोगे हमारे जो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड किस तरीके से एब्सॉर्ब होते हैं, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन इसके थ्रू किस तरीके से एब्सॉर्ब होंगे, तो ये इसमें हमारे इंट्रिंसिक जो फैक्टर रहेंगे वो इसके साथ जुड़ेंगे, और फिर इसका हमारे जो हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू रहेगी इसके अंदर इसका पिंडोसाइटोसिस होगा। क्या होगा, पिंडोसाइटोसिस होगा। और इस तरीके से हमारे ब्लड में हमारे विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जाएंगे। आगे आप देखने वाले हैं विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल, इसके एब्सॉर्प्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि कौन सीक्रेट करता है, तो हमारे ऑक्सिनटिक और पेरिएटल सेल। और ये ऑल्सो सीक्रेट HCl, जो कि हमारे ये जो प्रोएंजाइम है इसको एक्टिव करता है। अब यहाँ पर हमारे एक तीसरे टाइप के सेल रहेंगे, यहाँ पर हम इसको ऊपर लिख देते हैं। हमारे यहाँ पर एक तीसरे टाइप के सेल रहेंगे, या इसको हम नीचे लिख दे, जैसे कि यहाँ पर तीसरे टाइप के हमारे जो सेल रहेंगे इसको हम बोलेंगे, तीसरे टाइप के सेल इसको हम बोलेंगे गोबलेट सेल, जिसका आपको पता है गोबलेट सेल जो कि सीक्रेशन करेंगे, सीक्रेट मक्कज म्यूकस का सीक्रेशन करेंगे।
किसका सीक्रेशन करेंगे? तो हमारे गॉबलेट सेल सीक्रेट म्यूकस which are protect wall of stomach, protect wall of stomach from effect of HCl acid, effect of HCl acid। क्या करेंगे? तो यहाँ पर हमारे तीसरे टाइप के जो सेल रहेंगे जो कि हमारे गोबलेट सेल हैं, जो सीक्रेट करेंगे म्यूकस। आपको पता है म्यूकस का सीक्रेशन कौन करता है? तो हमारे गोबलेट सेल, जो कि हमारे ये जो हमारा ये स्टमक है इसके इनर लाइनिंग में प्रेजेंट रहता है। और विच आर प्रोटेक्ट, इसका फंक्शन क्या है म्यूकस का? तो विच आर प्रोटेक्ट वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम इफेक्ट ऑफ HCl एसिड। जैसे कि हमारा ये HCl एसिड इसके अंदर बन गए, जैसे कि हमारा HCl एसिड ऑक्सेंटिक सेल है और इसके थ्रू इससे हमारे HCl एसिड रिलीज होते हैं और HCl एसिड हमारे स्टमक में जाके हमारा ये जो पूरा लाइनिंग है इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसको पेप्टिक अल्सर में कन्वर्ट कर सकता है। बट यहाँ पर हमारे ये जो म्यूकस रहेंगे ये हमारे लुब्रिकेट करेंगे, म्यूकस लुब्रिकेट वॉल ऑफ स्टमक, हमारे जो स्टमक की वॉल रहती है उसको लुब्रिकेट करते हैं और हमारे जो भी HCl का इफेक्ट रहेगा या उसका डेंजरस इफेक्ट रहेगा उससे हमारे वॉल को प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे ये पूरे गैस्ट्रिक ग्लैंड होगी। गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमारे 3 टाइप के सेल, जिसमें पेप्टिक सेल्स, ऑक्सेंटिक सेल और गॉबलेट सेल, ये हमने स्टमक में देख लिया। इसके अलावा यहाँ पर हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन को यहाँ पर हम थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं। इसमें हमारे 2 टाइप के, जैसे कि हमने आगे देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में हमारे इस तरीके से इनर म्यूकोसा जो लेयर रहता है इसके अंदर इस तरीके से यहाँ पर माइक्रोविली रहते हैं। क्या रहते हैं? तो आगे हमने देखा था माइक्रोविली रहते हैं। अब ये माइक्रोविली के बेस में हम देखेंगे तो यहाँ पर एक हमारे सेल का यहाँ पर क्रिप्ट प्रेजेंट होगा, क्रिप्ट ऑफ सेल रहेगा, क्रिप्ट ऑफ सेल, जिसको हम बोलेंगे लिम्बर को क्रिप्ट, जिसको हम बोलेंगे लिम्बर को क्रिप्ट, लिम्बर को क्रिप्ट। इसके बेस में यहां पर हमारा ये क्या है? तो ये हमारे माइक्रोविलीज है, माइक्रोविली है। तो ये माइक्रोविली के बेस में यहां पर क्रिप्ट ऑफ सेल प्रेजेंट रहता है, क्रिप्ट रहता है जिसको हम बोलेंगे लिम्बर को क्रिप्ट रहता है, जिसको हम बोलेंगे लिम्बर को क्रिप्ट। तो आपको यहाँ पर समझना है। या क्लस्टर ऑफ सेल रहता है तो इसको हम बोलेंगे क्रिप्ट ऑफ लिम्बर को। ये आपको समझ में आ गया। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा रहता है, फर्स्टली यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा लिम्बर को क्रिप्ट या क्रिप्ट ऑफ लिम्बर को। इसके बाद दूसरे हमारे जो रहते हैं इसको हम बोलेंगे ब्रूनर्स ग्लैंड, जो कि मेनली हमारा जो डियोडिनम पार्ट रहता है, डियोडिनम पार्ट रहता है वहां पर ये प्रेजेंट रहता है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आपको जाना है तो प्लीज कमेंट में कमेंट करो ताकि इसको भी मैं आपको डीप में समझा सकता हूं। सो यहाँ पर हमारे क्रिप्ट ऑफ लिम्बर को रहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और हमारे ब्रूनर्स ग्लैंड रहेगी जो कि हमारे ये सी कर्वेचर है इसके अंदर प्रेजेंट रहेगी, जिसको हम डियोडिनम बोलेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया। और हमारे स्टमक के अंदर ये 3 टाइप के सेल, पेप्टिक सेल, ऑक्सेंटिक सेल और गॉबलेट सेल, ये आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नोट करना है तो इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे लीवर, तीसरी ग्लैंड जिसको हम लीवर बोलेंगे।
तो यहां तक आपको समझ में आ गया। हमने दो ग्लैंड देखी, एक हमने देखा सलाइवरी ग्लैंड और दूसरा हमने देखा गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब हमारा तीसरा लीवर, तीसरा यहां पर लीवर। लीवर हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड रहता है। इट इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड रहता है, जिसका वेट अगर बात करें, इसकी वेट की बात करें तो 1.2 किलोग्राम टू 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम ये एडल्ट में देखने को मिलता है। एडल्ट में देखने को मिलता है कितना, तो हमारा सबसे एक बड़ा ग्लैंड रहता है, जो कि यहाँ पर हमारे हमने देखा कहां पर प्रेजेंट रहता है। तो ये लीवर जो रहेगा वो सिचुएटेड एट राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रिक, मोस्ट ऑफ एपिगैस्ट्रिक फोसा, एंड स्लाइटली लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, कैसे? तो यहां पर हमने देखा था, यहां पर हमारे ये जो एब्डोमेन है इसको हम 9 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करेंगे, जिसमें यहाँ पर हमारा ये जो एपिगैस्ट्रिक सबसे ऊपर के जो 3 पार्ट रहेंगे, इसको यहाँ पर बीच वाला पार्ट रहेगी, इसको हम एपिगैस्ट्रियम बोलेंगे। हमारा इसके लेफ्ट साइड में, सॉरी इसके राइट साइड में रहेगा तो इसको हम राइट हाइपोकॉन्ड्रियम बोलेंगे, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम बोलेंगे। तो हमारा जो लीवर रहेगा वो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। इस तरीके से हमारा लीवर यहाँ पर रहने वाला है। इस तरीके से यहाँ पर हमारा लीवर रहेगा, जो कि इसको हम थोड़ा सा ऐसे वाइडली दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये लीवर इसमें प्रेजेंट रहेगा। तो हमारा ये लीवर हो गया, जो कि कहां पर प्रेजेंट रहता है, तो यहां पर हमने देखा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, मोस्ट ऑफ एपिगैस्ट्रिक फोसा एंड स्लाइटली लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, और थोड़ा सा ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी लंबा हुआ रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में स्लाइटली इसका पोर्शन रहेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारा ये जो लीवर रहेगा, ये हमारे बॉडी में हमारा फैक्ट्री है, फैक्ट्री ऑफ बॉडी। इसमें मेन जो हमारी बॉडी की फंक्शन रहती है, हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक फंक्शन रहता है, वो हमारे लीवर के अंदर होता है। मेन मेटाबॉलिज्म occurs in liver। मेन हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म रहता है कहां पर होता है, तो हमारे लीवर के अंदर ये होता है। और लीवर हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड रहेगा, जो कि हमारा फैक्ट्री ऑफ बॉडी रहेगा, हमारा बॉडी का फैक्ट्री रहेगा। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद हमने वेट की बात की, तो वेट हमारा 1.2 kg टू 1.5 kg एडल्ट के अंदर ये इतना वेट देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखेंगे तो हमारे जो लीवर रहेंगे डिवाइडेड इंटू 2 lobes, टू लोब्स कौन से? तो इसमें एक हमारा लेफ्ट लोब रहेगा, एक हमारा लेफ्ट लोब रहेगा, और दूसरा हमारा राइट लोब रहेगा, जिसमें राइट जो लोब रहेगा ये हमारा लार्ज रहेगा और ये कंपेरेबल स्मॉल रहेगा। तो आपको ये समझना है। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा लीवर है, तो इसको यहाँ पर इस तरीके से हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये हमारा लेफ्ट लोब हो गया, इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में ऐसे खड़े हैं, तो ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है। तो ये लेफ्ट साइड में स्मॉल रहता है और राइट साइड में इस तरीके से हमारा ये बड़ा सा लोब्स रहता है। ये हमारा 2 लोब डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स, जिसमें लेफ्ट लोब एंड राइट लोब में ये डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर हमारे ये जो लीवर रहेगा, इसको हम काट के देखें तो इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे लोब्यूल्स रहेंगे, जिसको हम बोलेंगे हेपेटिक लोब्यूल्स। एंड लीवर इज मेड अप ऑफ हेपेटिक लोब्यूल्स। Liver is made up of hepatic lobules. Liver is made up of hepatic lobules. ये lobules called hepatic lobules.
lobules called hepatic lobules. hepatic lobules क्या बोलेंगे इसको? हेपेटिक लोब्यूल्स बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम समझते हैं, जैसे कि हमारा ये लीवर है, तो लीवर के अंदर हम देखेंगे तो इस तरीके से ये बहुत सारे लोब के अंदर ये डिवाइड हुआ रहता है। इस तरीके से ये बहुत सारे लोब के अंदर डिवाइड हुआ होता है। और इसके अंदर हम देखने जाए, यहाँ पर ये एक लोब को हम क्या बोलेंगे? एक लोब को यहाँ पर हमने देखा हेपेटिक लोब्यूल्स बोलेंगे। ये एक लोब है, इसको हम बोलेंगे हेपेटिक lobules which are made up of hepatic lobules which are made up of hepatic cell हमारा हेपेटिक लोब्यूल्स रहता है वो किससे मिलके बनता है? तो ये मिलके बनता है हेपेटिक सेल से। किससे? हेपेटिक सेल से। तो यहाँ पर इस तरीके से हम समझते हैं ये हमारा हेपेटिक लोब्यूल्स है, तो इसके अंदर ऐसे बहुत सारे हेपेटिक सेल भी रहेंगे। इस तरीके से इसमें बहुत सारे हेपेटिक सेल भी रहेंगे। तो ये हमारे हैं हेपेटिक सेल। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, हेपेटिक सेल कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म हेपेटिक लोब्यूल्स। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम देखेंगे तो हमारा ये हेपेटिक लोब्यूल्स रहेगा कवर्ड बाय कैप्सूल कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्सूल, जिसको हम बोलेंगे ग्लिसन्स कैप्सूल क्या बोलेंगे? यहां पर ये हमारा जैसे कि एक लोब है, तो ये एक लोब इस तरीके से कैप्सूल से कवर्ड रहता है। इस तरीके से ये कैप्सूल से कवर्ड रहता है। ये सारे जो लोब रहेंगे वो कैप्सूल से कवर रहेंगे, जो कि हमारा कनेक्टिव टिश्यू का रहेगा। कैप्सूल जो रहेगा आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू का रहेगा। तो ये इसको हम बोलेंगे ग्लिसन्स कैप्सूल। ये जो कैप्सूल प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे ग्लिसन्स कैप्सूल। यानी कि किसको हम ग्लिसन्स कैप्सूल बोलेंगे? ये हमारे जो हेपेटिक लोब्यूल्स विच आर कवर्ड बाय कैप्सूल कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्सूल। आपको ये क्लियर हो गया। इसके बाद यहां पर हम देखें तो हमारा ये हेपेटिक लोब्यूल्स, जिसमें इसके यहाँ पर लीवर के नीचे जस्ट हम देखेंगे तो लीवर के नीचे यहाँ पर हमारा एक शेप प्रेजेंट रहेगा, पियर शेप रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर हमारा एक शेप रहेगा जिसको हम बोलेंगे गॉल ब्लैडर बोलेंगे। ये गॉल ब्लैडर वेयर यहाँ पर लीवर के जस्ट नीचे, यानी कि जस्ट बिलो liver there are present sac called gallbladders, जिसको हम बोलेंगे गॉल ब्लैडर। यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा हो गया गॉल ब्लैडर, जो कि हमारे ये लीवर के जस्ट नीचे रहता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम देखेंगे तो हमारा ये गॉल ब्लैडर, इसका फंक्शन क्या है? तो गॉल ब्लैडर स्टोर्ड बाइल जूस, जो बाइल जूस रहता है वो हमारा गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। कैसे? तो यहाँ पर हमारा जो हेपेटिक सेल रहेंगे, हेपेटिक सेल synthesized and secrete bile juice। क्या सीक्रेट करेंगे? तो हमारे ये जो हेपेटिक सेल, जैसे कि हमारा ये हेपेटिक लोब्यूल्स हैं, तो इसमें हमारा ये जो सेल रहेगा ये हमारा हेपेटिक सेल, और हेपेटिक सेल सीक्रेट करेगा बाइल जूस को। क्या करेगा? तो बाइल जूस को सीक्रेट करेगा, जो कि यहाँ पर बाइल जूस हमारे ये जो हेपेटिक सेल में से डक निकलेंगी, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पर हेपेटिक। इसको हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा ये हेपेटिक सेल जो कि सीक्रेट करता है सीक्रेट बाइल जूस, जिसको हम बाइल ही बोलते हैं, अभी जूस नहीं लिखते। हेपेटिक सेल सीक्रेट बाइल, सिंथेसाइज एंड सीक्रेट, ये ऑल्सो synthesized and secret bile which are leave hepatic cell
थ्रू हेपेटिक डक्ट, इसमें से हेपेटिक सेल में से हेपेटिक डक्ट निकलेगी, हेपेटिक डक्ट निकलेगी यहाँ पर हेपेटिक, जैसे कि ये हमारा हेपेटिक सेल है तो हेपेटिक सेल में से इस तरीके से सारे हेपेटिक सेल में से इस तरीके से हेपेटिक डक्ट निकलेगी। तो इसको यहाँ पर इसको हम बोलेंगे हेपेटिक डक्ट। अब हमारी ये जो हेपेटिक डक्ट रहेगी, हमारी हेपेटिक डक्ट इसका जो सीक्रेशन रहेगा यानी कि बाइल जूस रहेगा इसको स्टोर करेगी, इस तरीके से जाने देगी। कहां पर? तो जाने देगी यहाँ पर हमारा ये जो पार्ट है गोल ब्लैडर, तो ये गोल ब्लैडर के अंदर जाने देगी। आपको ये स्मॉल इंटेस्टाइन मिटा के दिखाता हूं तो आपको आसानी से समझ में आ गया। इस तरीके से हमारा यहां था लिवर, ये हमारा लिवर, इसके नीचे यहाँ पर हमारा गोल ब्लैडर रहता है। लिवर को हमने थ्रू टू लोब के अंदर कन्वर्ट किया था, जिसमें हमारा ये लेफ्ट लोब और ये हमारा राइट लोब। अब हमारे ये दोनों जो लोब रहते हैं ये लोब्यूल से बने हुए होते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोब्यूल रहेंगे जो कवर्ड रहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल से, ऐसे बहुत सारे ये लोब होंगे। ये सारे लिवर के अंदर ऐसे बहुत सारे लोब होंगे। तो ये जो लोब रहेंगे, लोब में क्या रहेगा? तो लोब आर मेड अप ऑफ सेल कॉल्ड हेपेटिक सेल। ये हमारा हेपेटिक लोब्स है, हेपेटिक लोब्यूल्स। इसके बाद हेपेटिक लोब्यूल्स मेड अप ऑफ हेपेटिक सेल, हेपेटिक सेल। अब हमारे ये जो हेपेटिक सेल है इसमें से हेपेटिक डक्ट निकलेगी, इस तरीके से यहाँ पर हेपेटिक डक्ट निकलेंगी जो हमारे ये जो सीक्रेशन है इसको लाएगी। ये गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर है। गोल ब्लैडर के अंदर हमारा जो सारा सीक्रेशन रहेगा वो यहाँ पर आके रिलीज होगा, यानी कि यहाँ पर स्टोर होगा। यहाँ पर हमने देखा स्टोर बाइल जूस, यानी कि हमारा जो लिवर है इसका सीक्रेशन जो रहता है इसको स्टोर करेगा गोल ब्लैडर। तो आपको समझना है। अब हमारे ये जो गोल ब्लैडर में से एक डक्ट निकलेगी जिसको हम बोलेंगे साइस्टिक डक्ट। क्या बोलेंगे? गोल ब्लैडर में से डक्ट निकलेंगी जिसको हम बोलेंगे, इसको रेड पेन से लिखा दो तो आपको आसानी से समझ जाएगा। ये हमारा गोल ब्लैडर है, तो गोल ब्लैडर में से डक्ट निकलेगी जिसको हम बोलेंगे साइस्टिक डक्ट, साइस्टिक डक्ट। अब हमारी ये जो साइस्टिक डक्ट जो कि यहाँ पर हमारे कुछ हेपेटिक डक्ट रहेंगे इसके साथ मिलके, जैसे कि हमारे ये कुछ हेपेटिक डक्ट यहाँ पर, जैसे कि एक हमारी ये हेपेटिक डक्ट आ गई, तो ये हेपेटिक डक्ट के साथ मिलके हमारा दूसरा एक डक्ट बनाएगी जिसको हम बोलेंगे, ये हमारी हेपेटिक डक्ट है, हेपेटिक डक्ट है। इसमें से यहाँ पर आप समझो कुछ जो डक्ट रहेगी वो डायरेक्टली हमारे ये गोल ब्लैडर के साथ जाके जुड़ेगी और कुछ जो हेपेटिक डक्ट रहेंगे वो हमारे ये साइस्टिक डक्ट के साथ जुड़ के इस तरीके से एक एग्रोग्रेड हमारी एक दूसरी डक्ट बनेगी जिसको हम बोलेंगे, यहाँ पर ये हमारी जो डक्ट है इसको हम बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट, इसको हम बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। तो यहां पर हमने क्या देखा? यहां पर हमने देखा हेपेटिक डक्ट यहां पर रिलीज करेगी इसका सीक्रेशन गोल ब्लैडर के अंदर, गोल ब्लैडर में। अब हमारा ये जो गोल ब्लैडर रहेगा, गोल ब्लैडर में से हमारी जो डक्ट निकलेगी इसको हम साइस्टिक डक्ट बोलेंगे। गोल ब्लैडर में से डक्ट निकलेगी इसको हम बोलेंगे साइस्टिक डक्ट, जो कि यहां पर हमने देखा है ये गोल ब्लैडर में से हमारा ये डक्ट निकला इसको हमने बोला साइस्टिक डक्ट, ये हमारा साइस्टिक डक्ट हो गया। अब हमारे ये जो साइस्टिक डक्ट जो कि कुछ हमारी हेपेटिक डक्ट के साथ जुड़ के यहाँ पर इस तरीके से कुछ हमारे साइस्टिक डक्ट, सॉरी हमारे कुछ हेपेटिक डक्ट जो कि साइस्टिक डक्ट के साथ जुड़ के, जैसे कि हमारी ये साइस्टिक डक्ट है तो इसके साथ जुड़ के यहाँ पर एक नया डक्ट बनाएगी जिसको हम बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। तो ये हमारा हो गया कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। यहां पर भी आप समझ सकते हैं ये हमारा कॉमन बाइल डक्ट हो गया। तो ये हमारा कॉमन बाइल डक्ट आगे कहां पर ओपन होगा? तो कॉमन बाइल डक्ट आगे यहां पर हमारा दूसरा आगे हम देखने वाले हैं पेंक्रियास। तो पेंक्रियास की ये पेंक्रियाटिक डक्ट रहेगी, ये हमारी पेंक्रियाटिक डक्ट जो कि पेंक्रियास में से आई है। इसको ब्लैक पेन से लिखाऊं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ये हमारी पेंक्रियास की पेंक्रियाटिक डक्ट रहेगी, आगे हम देखने वाले हैं पेंक्रियाटिक डक्ट रहेगी। अब हमारा ये कॉमन बाइल डक्ट ये पेंक्रियाटिक डक्ट के साथ जुड़ के इस तरीके से यहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट इसके साथ जुड़ के हमारा ये
कॉमन पैंक्रियो हेपेटिक डक्ट बनेगा। यहां पर कॉमन हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनेगा, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनेगा। क्या बनेगा? हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनेगा। तो यहां पर कॉमन बाइल डक्ट विच आर कंबाइंड विथ, यहां पर एक हमारा दूसरा डक्ट रहेगा, जैसे कि ये हमारा पैंक्रियाटिक डक्ट, यहां पर पैंक्रियाटिक डक्ट इसके साथ जुड़ गया, तो हमारा ये कॉमन बाइल डक्ट था वो अब बन गया है हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। तो ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा हो गया हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। अब ये हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहां पर ओपन होगा? तो यहां पर हमने देखा था हमारा यहां पर क्या रहेगा, यहां पर हमारा इसोफेगस, इस तरीके से स्टमक रहेगा और स्टमक आगे ओपन होता है सी शेप, इस तरीके से सी शेप, इसको ब्लैक पेन से दिखाऊं, इसको इस तरीके से सी शेप हमारा डियोडिनम रहेगा। तो ये डियोडिनम के साथ इस तरीके से हमारा हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट आगे जुड़ता है। तो यहाँ पर ये जो हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट यहाँ पर जुड़ेगा, तो ये जो वाल्व है इसको हम बोलेंगे स्फिंक्टर ऑफ ओडी। आगे हमने देखा था स्फिंक्टर ऑफ ओडी बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये आपको थोड़ा सा ऐसे समझने में डिफिकल्टी रहेगी, बट अगर आप 1 by 1 समझोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहां पर हमने क्या देखा, हेपेटिक हमारे जो सेल थे इसमें से निकलेगी हमारी हेपेटिक डक्ट, जो मिलेगी हमारे कुछ हमारी हेपेटिक डक्ट गोल ब्लेडर में जाएगी, जो कि यहाँ पर हमारा बाइल जूस रहेगा वो स्टोर होगा। और बाइल हमारा जो ये गोल ब्लेडर है इसमें से डक्ट जो निकलेगी इसको हम बोलेंगे साइस्टिक डक्ट। क्या बोला? साइस्टिक डक्ट। अब हमारी ये साइस्टिक डक्ट और यहाँ पर कुछ हमारे लिवर में से हेपेटिक डक्ट दोनों मिलके हमारा एक कॉमन बाइल डक्ट बनेगी। तो हमारा ये हो गया कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पर हमारा पेंक्रियाज रहेगा और पेंक्रियाज का ये पेंक्रियाटिक डक्ट रहेगा। और ये पेंक्रियाटिक डक्ट के साथ जुड़ के हमारा यहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट और ये पेंक्रियाटिक डक्ट दोनों जुड़ गई, तो हमारी ये जो डक्ट बनी इसको हम बोलेंगे हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। यहाँ तक आपको ये पूरी बात समझ में आ गई। इसके बाद हमारी हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट हमारा स्टमक में से जो डियोडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, तो इसका स्टार्टिंग का जो पार्ट रहेगा इसको हम बोलेंगे डियोडिनम। तो ये डियोडिनम में जाके यहाँ पर ओपन होता है और इसका जो भी सीक्रेशन रहेगा, लिवर इसका सीक्रेशन इस तरीके से डालेगा और हमारा पेंक्रियास भी इसका सीक्रेशन इस तरीके से इसके अंदर डालेगा। और यहाँ पर ये जो हमारा सीक्रेशन रहेगा वो इसके अंदर रिलीज होगा और जो भी हमारी डाइजेशन प्रोसेस होनी है वो आगे होगी। अब यहाँ पर ये जो हमारा जो यहाँ पर हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट जहां पर ओपन हो रहा है, तो ये हमारा जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे स्फिंक्टर ऑफ ओडी। क्या बोलेंगे? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। यहाँ पर इसको रेगुलेट करता है। तो आपको ये पूरी बात समझ में आ गई। यह हो गया हमारा लिवर। और लिवर का जो बाइल जूस है, लिवर जो रहेगा इसमें क्या रहेगा, तो हमने यहां पर देखा लिवर का जो सीक्रेशन रहेगा इसको हम बाइल जूस बोलेंगे। इसको यहां पर हम समझते हैं, लिवर का जो सीक्रेशन रहेगा इसको हम बाइल जूस बोलेंगे, बाइल जूस या बाइल बोलेंगे। तो इसके कंटेंट क्या रहेंगे? इसके कंटेंट रहेंगे जैसे कि यहां पर कुछ पिगमेंट रहेंगे, इसकी वाटर भी रहेगा। इसके अलावा पिगमेंट में जैसे कि बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन एंड बिलीवर्डिन ये आपको याद रखना है, बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलिरुबिन हमारा क्या होता है, तो हमारे जो भी रेड ब्लड सेल रहते हैं, रेड ब्लड सेल में आपको पता है हिम ग्रुप रहता है और हिम ग्रुप में हमारा क्या रहता है, एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन रहता है और एक हमारा आयरन रहता है। तो ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन में से हमारे आयरन को निकाल दे तो ये हमारा जो बाकी का पार्ट बचेगा इसको हम बोलेंगे बिलिरुबिन। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बिलिरुबिन। ये आपको समझना है क्या होता है। तो हमारा जो इरिथ्रोसाइट्स रहता है, इरिथ्रोसाइट्स के अंदर हमारा हिम ग्रुप रहता है। हिम ग्रुप में क्या रहता है, तो हिम ग्रुप में हमारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन रहता है और हमारा दूसरा आयरन रहता है। तो ये आयरन इसके साथ बाइंडेड रहेगा जिसको हम बोलेंगे हिम ग्रुप। अब हमारा ये जो स्प्लीन में मैक्रोफेज के थ्रू हमारा इरिथ्रोसाइट इसका डैमेज होगा, यानी कि वो फेगोसाइटाइज होगा, तब हमारा ये जो हिम ग्रुप है इसमें से हमारा आयरन निकल लेगा और जो भी बचा हुआ पार्ट हिम ग्रुप के अलावा जो भी पोरफायरिन रिंग बचा हुआ पार्ट रहेगा तो इसको हम बोलेंगे बिलिरुबिन।
इसको हम बोलेंगे बिलिरुबिन। तो आपको ये याद करना है। इसके अलावा कुछ सेल्ट भी रहेंगे। सेल्ट में जैसे कि Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, ऐसे यहाँ पर सेल्ट भी रहेंगे। तो ये सारे जो कंटेंट रहेंगे ये हमारे बाइल जूस के रहेंगे। और बाइल जूस का फंक्शन क्या है? तो मेनली हमारे जो भी लिपिड रहेंगे, लिपिड के डाइजेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इंपॉर्टेंट रोल इन लिपिड डाइजेशन, या इस तरीके से हम बोलेंगे। आगे जो इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस रहेंगी इसमें हमारा ये बाइल जूस इंपॉर्टेंट चीज रहेगा। तो ये आपको पूरा लीवर समझ में आ गया। इसके बाद समझते हैं हम हमारा लास्ट पेंक्रियास। इसके बाद समझते हैं लास्ट हमारा पेंक्रियास। इसके बाद फोर्थ हमारा पेंक्रियास। पेंक्रियास जो कि हमारा हेट्रोक्राइन ग्लैंड रहता है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड रहता है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड कैसे है? तो आगे हम देखने वाले हैं। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों यहाँ पर हमारी ये पेंक्रियास रहता है। तो ये कैसे रहेगा इसको हम बाद में देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे तो हमारे जो ये पेंक्रियास रहते हैं सिट्यूटेड एट द, कहां पर प्रेजेंट रहता है? तो सिट्यूटेड एट कर्व ऑफ डियोडिनम, डियोडिनम जिसमें हमारा सी शेप कर्व कहां पर रहता है? तो सिट्यूटेड एट द कर्व ऑफ डियोडिनम। जैसे कि यहां पर हमारा आगे हमने देखा था, यहां पर हमारा ये इसोफेगस, और इसोफेगस इस तरीके से स्टमक में ओपन होता है। स्टमक आगे जाके इस तरीके से हमारा सी शेप डियोडिनम, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट्स हमारा ये डियोडिनम। तो ये हमारा डियोडिनम हो गया। अब हमारे ये डियोडिनम के ये जो सी शेप कर्व है इसके अंदर यहाँ पर हमारा रहेगा इस तरीके से, यहाँ पर रहेगा हमारा पेंक्रियास। तो ये हमारा जो ग्लैंड है ये हमारा पेंक्रियास है। ये हमारा पेंक्रियास ग्लैंड है। अब हमारा ये जो पेंक्रियास ग्लैंड जो कि मेड अप ऑफ लोब्यूल्स, पेंक्रियास ग्लैंड also made up of lobules called acini। हमारे ये भी ऐसे लोब्यूल से बना हुआ होता है जिसको हम बोलेंगे acini, जिसमें इसका मेनली मेड अप ऑफ acini, इसमें भी मेनली इसका एक्सोक्राइन पार्ट, इसका एक्सोक्राइन पार्ट यानी कि एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेंक्रियास मेड अप ऑफ लोब्यूल्स कॉल्ड acini। इस तरीके से ये जिसको हम यहां पर ये लोब्यूल्स को बोलेंगे लोब्यूल्स, जिसको हम बोलेंगे acini। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे acini। और ये acini इस तरीके से यहाँ पर इसकी खुद की डक्ट के थ्रू इस तरीके से ओपन होंगे। आगे यहाँ पर हमारी ये एक मेन डक्ट रहेगी जिसको हम बोलेंगे पेंक्रियाटिक डक्ट। आगे यहाँ पर पेंक्रियाटिक डक्ट रहेंगी। तो इस तरीके से ये हमारा एक्सोक्राइन पार्ट है। अब यहाँ पर हमारे ये हमने यहाँ पर देखा मेड अप ऑफ लोब्यूल्स कॉल्ड acini, और इसमें इसका एक्सोक्राइन पार्ट। तो ये हमारा पेंक्रियास रहेगा। यहाँ पर हमने बात की थी हेट्रोक्राइन ग्लैंड रहती है। तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड कैसे? हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ये हेट्रोक्राइन कैसे इसको बोलते हैं? तो यहाँ पर हमारे हेट्रोक्राइन में दो टाइप की काम करती है। एक हमारा एंडोक्राइन भी काम करती है और एक्सोक्राइन भी काम करती है। फर्स्टली यहाँ पर हमारा एक्सोक्राइन और दूसरा हमारे यहाँ पर एंडोक्राइन। फर्स्टली यहाँ पर एक्सोक्राइन की बात करें तो एक्सोक्राइन किसको बोलते हैं? एक्सोक्राइन हमारी ऐसी ग्लैंड रहती है जो कि इसके सीक्रेशन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसकी खुद की डक्ट रहती है। बट हमारी एंडोक्राइन के लिए इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी इसकी खुद की डक्ट नहीं रहेगी, यानी कि उसका जो सीक्रेशन रहेगा वो डायरेक्टली हमारा जो ब्लड रहता है या हमारा बॉडी फ्लूइड रहता है इसके अंदर ये डालता है। तो इसको हम बोलेंगे एंडोक्राइन। तो आपको ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बीच डिफरेंस आपको समझ में आ गया है। इसके बाद यहाँ पर हम समझते हैं हमारी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड रहेगी इसमें मेनली हमारा क्या इसका सीक्रेशन रहेगा? तो इसका सीक्रेशन रहेगा
एंजाइम, बट हमारी एंडोक्राइन का सीक्रेशन रहेगा हार्मोन। तो इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट यहाँ पर हमने देखा, एक्सोक्राइन पार्ट मेड अप ऑफ लोब्यूल्स कॉल्ड एसएनई, और ये सीक्रेट करते हैं एंजाइम, और एंडोक्राइन आपको स्पेसिफिक याद रखना है, एंडोक्राइन जिसमें हार्मोन ही रहेंगे। एक्सोक्राइन में कुछ और चीजें भी रहेंगी, जैसे कि हम जनरली बात करें तो जैसे कि स्वेट सिक्रेशन करता है तो हमारा एक्सोक्राइन हो गया, म्यूकस सिक्रेशन करता है तो हमारा एक्सोक्राइन हो गया, इसके अलावा वैक्स सिक्रेट करता है तो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया, और एंजाइम सिक्रेट करता है तो भी हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया। तो इस तरीके से ये हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि सीक्रेट करेंगी कुछ एंजाइम में, जैसे कि हमारे एमाइलेज हैं, ट्रिप्सिनोजेन है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, ट्रिप्सिनोजेन, ये इसके सीक्रेशन रहेंगे, जिसमें हमारे ये 3 प्रोटीज एंजाइम है। एमाइलेज हमारा आगे हम बात करेंगे, जो कि हमारा कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर सीक्रेशन करेगा, इसका डाइजेशन करेगा। इसके अलावा न्यूक्लियस हैं, इसके अलावा जैसे कि लाइपेज हैं, तो ये सारे एंजाइम सीक्रेट करेंगे हमारे पेनक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट, जिसमें हम इसको बोलेंगे, एक्सोक्राइन पार्ट को हम बोलेंगे पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें हमारे ये जो सारे एंजाइम रहेंगे पेनक्रियाटिक जूस में ये सारी चीजें हमारी रहेगी। तो आपको ये समझना है, पेनक्रियाटिक जूस का जो नॉर्मल पीएच रहेगा आपको याद रखना है, इसका नॉर्मल जो पीएच रहेगा वो 8.4 रहेगा, 8.4 इसका नॉर्मल पीएच रहेगा। तो आपको याद रखना है, ये बेसिक मीडियम में काम करते हैं, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इसका एंडोक्राइन पार्ट की बात करें तो ये सीक्रेट करता है हार्मोन, जिसमें यहाँ पर लैंगरहांस इजलेट रहेंगे, यानी कि इसमें रहेंगे इजलेट्स ऑफ लैंगरहांस, जिसमें 3 टाइप के सेल रहेंगे। इजलेट ऑफ लैंगरहांस में 3 टाइप के सेल रहेंगे, 3 टाइप के सेल रहेंगे, जिसमें फर्स्टली यहाँ पर अल्फा सेल रहेंगे, इसके बाद दूसरे हमारे बीटा सेल रहेंगे, तीसरे हमारे डेल्टा सेल रहेंगे। इस तरीके से ये डेल्टा सेल रहेंगे। अब यहाँ पर जो अल्फा सेल रहेंगे, ये इजलेट ऑफ लैंगरहांस में हमारे जो अल्फा सेल रहेंगे ये सीक्रेट करेंगे हमारा ग्लूकागोन हमारा एक हार्मोन रहता है जो कि सीक्रेट करेंगे हमारे अल्फा सेल इजलेट ऑफ लैंगरहांस में, और हमारा जो बीटा सेल रहेंगे, बीटा सेल सीक्रेट करेंगे इंसुलिन, और तीसरे हमारे जो डेल्टा सेल रहेंगे ये सीक्रेट करेंगे सोमेटोस्टेटिन। तो आपको ये 3 हार्मोन भी याद रखना है। हमारे जो इजलेट ऑफ लैंगरहांस में हमारे अल्फा सेल सीक्रेट करेंगे ग्लूकागोन, बीटा सेल सीक्रेट करेंगे इंसुलिन, और डेल्टा सेल सीक्रेट करेंगे हमारे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो आपको ये पूरा एंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट आपको याद कर लेना है, जो कि हमारा ये पेनक्रियास, और पेनक्रियास में आपने डक्ट तो आपने समझ लिया, जैसे कि यहाँ पर लीवर हमने देखा था, लीवर में हमारी निकलती थी कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट किससे मिलकर बनती है? तो कॉमन बाइल डक्ट में हमारी हेपेटिक डक्ट रहेगी और हमारी साइस्टिक डक्ट, दोनों मिलकर हमारी कॉमन बाइल डक्ट बनाएगी। और ये कॉमन बाइल डक्ट इस तरीके से यहाँ पर पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ जुड़ के हमारा यहाँ पर डक्ट बनेगा, जिसको हम बोलेंगे हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट, हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट। ये आगे हमने देख लिया है, और ये ओपन होता है डियोडिनम में, जिसमें हमारा ये जो वाल्व रहेगा इसको हम स्फिंक्टर ऑफ ऑडी बोलेंगे, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी बोलेंगे। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया। सो इस तरीके से ये हमारा हो गया पेनक्रियास। सो ये वाले वीडियो में हमने पूरा सारी चीजें डिस्कस कर ली है, जिसमें हमने फर्स्टली देखा हमारे सलाइवरी ग्लैंड, उसके बाद हमने देखा हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसमें हमारा स्टमक और दोनों स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, और तीसरा हमने लीवर देखा। उसके बाद लास्ट में हमने यहाँ पर देखा पेनक्रियास।
तो इस तरीके से सारी हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड कवर हो गई। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन या आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट में कमेंट करिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। ओके, थैंक यू गाइस।